मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुँचे ताकि उसका लाभ वो खेती में ले सकें। आज जो बात करना चाहता हूँ ये है कि मृदा की जो उत्पादन क्षमता है, उत्पादकता है, सॉइल फर्टिलिटी है, या हम ये कह सकते हैं कि जो सॉइल हेल्थ है, उसको कौन से ऐसे 3 गुण हैं जो प्रभावित करते हैं, और इन 3 गुणों का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूँगा। देखिए, पहले हमें इसके गुणों को समझना होगा, तभी हम सॉइल फर्टिलिटी को, अपनी मृदा की जो उत्पादन क्षमता है, उसको अच्छा कर सकते हैं। जितने भी मिट्टी के, मृदा के गुण होते हैं, उसको 3 भागों में बाँटा जाता है। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, भौतिक गुण, दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़, रासायनिक गुण, और तीसरा है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, जैविक गुण। तो इन गुणों को समझना हमें बहुत ज़रूरी है कि इसमें क्या-क्या रहता है। पहला जो मैंने आपको बताया, जो भौतिक है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जिसे हम कहते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये मृदा में कितना वायु संचार हो रहा है, कितना जल संचार हो रहा है, रूट उसके अंदर कैसे काम कर रही हैं, ये सारे भौतिक गुणों द्वारा निर्धारित होते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज ये डिसाइड करती हैं कि उसके अंदर कितना वाटर होल्डिंग होगा, कितना एयर सर्कुलेशन होगा, रूट कितनी डेप्थ तक जाएगी, सॉइल की डेप्थ कितनी होगी। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो स्ट्रक्चर है, सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब इसकी संरचना कैसी है। अब देखिए, ये संरचना कई प्रकार की हो सकती है। प्लेटी हो सकती है, ठोस हो सकती है, भुरभुरी हो सकती है, जिसे हम ग्रेनुलर कहते हैं, क्रम हो सकती है। तो अगर संरचना इसकी, मतलब मिट्टी भुरभुरी है, तो ये बहुत ही अच्छी संरचना मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो है न्यूट्रिएंट पूरी तरह से जड़ों को मिलते हैं, जड़ें अच्छी तरह से फैलाव होता है, वो पानी को भी अच्छी तरह से लेती हैं, हवा को भी अच्छी तरह से लेती हैं। तो जो ये स्ट्रक्चर है, ये संरचना है, ये डिसाइड करता है कि उसकी बल डेंसिटी कितनी है। मिट्टी की बल डेंसिटी मतलब उसका घनत्व कितना है। अगर प्लेटी होगा, प्लेट्स बनती जाएंगी, कॉम्पैक्ट होती जाएगी, घनत्व बढ़ता जाएगा, तो रूट को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा नीचे के लिए। दूसरा, ये एरेशन, वायु संचार को निर्धारित करती है। अच्छी मिट्टी में वायु संचार बहुत अच्छा होता है। जल संचार जिसे हम कहते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। तो इससे जो है मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब पानी को रोकने की क्षमता बढ़ती है। बारिश के बाद या सिंचाई के बाद जो पानी रहता है, उसको मिट्टी काफी देर तक रोक के रखती है, अच्छी मात्रा में। उसमें एक बैलेंस रहता है वायु संचार का और जल संचार का। इसके साथ साथ जब ये सारे प्रभावित होते हैं, ये किसको प्रभावित करते हैं? जड़ को प्रभावित करते हैं, और पोषक तत्वों की उपलब्धता को। पोषक तत्व कितने उपलब्ध होंगे, और हवा कितनी मिलेगी, पानी कितना मिलेगा, ये इससे सारा निर्धारित होगी जड़ की ग्रोथ। और जब जड़ अच्छी होती है तो हमारी फसल भी क्या होती है? बहुत अच्छी होती है। तो अगर भौतिक गुण, मतलब इसके ये स्ट्रक्चर खराब हुआ मिट्टी का, तो बल डेंसिटी डिस्टर्ब होगी, उसका एरेशन, वायु संचार, जो पोषक तत्वों की उपलब्धता हो रही है, और पानी का मूवमेंट, ये सब जब डिस्टर्ब होगा तो जड़ डिस्टर्ब होगी, जड़ की ग्रोथ नहीं होगी, कंपैक्ट हो जाएंगी, जड़ें छोटी रह जाएंगी, और फसल की ग्रोथ भी क्या होगी? फिर कम होगी। तो मिट्टी की संरचना बहुत अच्छी होनी चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब हम जैविक खादों का प्रयोग करें, ज़्यादा हम जुताई ना करें। मिट्टी की संरचना को हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। क्रॉप जो रेजिड्यूज है उसको मिलाना चाहिए, मल्चिंग करनी चाहिए। और ये सबसे ज़्यादा खराब होती है बार बार जुताई करने से। तो बहुत ज़्यादा जुताई नहीं करनी चाहिए, जितनी जरूरत हो उतनी ही करनी चाहिए। तो मिनिमम टिलेज हम जिसे कहते हैं, वो हमें करना चाहिए। तो ये हमारे भौतिक गुण हैं। और 3-4 साल में एक बार गहरी जुताई जरूर करनी चाहिए, ताकि मिट्टी पलट जाए, तो और जो नीचे की जो हार्ड लेयर है, जो कॉम्पैक्ट है, वो टूट जाए। तो अगर हम जैविक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, FYM कंपोस्ट डाल रहे हैं, क्रॉप रेजिड्यू डाल रहे हैं, तो मिट्टी भुरभुरी रहती है। और हैवी मशीनरीज का अगर हम बहुत ज्यादा प्रयोग करेंगे, ट्रैक्टर का, भारी भारी मशीनों का, तो मिट्टी कंपैक्ट होती जाती है। तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा मशीन उसमें नहीं चलानी चाहिए, नहीं तो मिट्टी कंपैक्ट होती है। तो ये मैंने आपको बताया कि भौतिक गुण कौन कौन से हैं और कैसे हमारी फसल उससे प्रभावित होती है। दूसरा जो होता है वो होता है रासायनिक गुण, हम जिसे कहते हैं। ये इंग्लिश में से हम केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। ये निर्धारित करता है कि मिट्टी के अंदर पोषक तत्व कितने हैं। पोषक तत्व कितने हैं ये निर्धारित होगा, कि पोषक तत्व कितने हैं, कि उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर, जैविक पदार्थ कितना है। अगर उसके अंदर जैविक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, तो उसके अंदर पोषक तत्व भी बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि जो अल्टीमेट सोर्स है वो ऑर्गेनिक मैटर ही है।
जो हम यूरिया, डीएपी, एसएसपी, एनपीके फर्टिलाइजर देते हैं, ये बाहर से देते हैं। मिट्टी में जो प्राकृतिक रूप से बनता है वो उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर से बनता है, ऑर्गेनिक मैटर से ह्यूमस बनता है, उसी से ही पोषक तत्व मिलते हैं। तो मिट्टी के अंदर उपलब्ध पोषक तत्व कितने हैं, दूसरा मिट्टी की पीएच कितनी है, मिट्टी की जो ईसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है, मिट्टी का जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है वो कितनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक मैटर, न्यूट्रिएंट्स कितने हैं अवेलेबल, ऑर्गेनिक मैटर कितना है, पीएच कितनी है, ईसी कितनी है, सीईसी कितनी है, ये सब डिसाइड करते हैं कि कितने पोषक तत्व पौधे को मिलेंगे उपलब्ध रूप में, जो सॉल्युबल होंगे और बैलेंस अमाउंट में मिलेंगे। तो ये अगर अच्छे होते हैं रासायनिक गुण, तो सभी पोषक तत्व जितने 17 आवश्यक पोषक तत्व के अलावा बहुत सारे बेनिफिशियल एलिमेंट्स भी होते हैं जो पौधे को हेल्प करते हैं, जैसे एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, वेनेडियम है, सोडियम है, ये पौधे को हेल्प करते हैं। तो 17 आवश्यक पोषक तत्वों के साथ बहुत सारे दूसरे पोषक तत्व भी हेल्प करते हैं। तो ये तभी अच्छे होंगे जब उसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज अच्छी हो, मतलब उनमें ये रहे। पीएच निर्धारित करेगा कि उसका सॉल्युबिलिटी कितनी हो रही है, क्योंकि उसको सॉल्युबल इनसॉल्युबल रूप में बदल देता है। पीएच ज्यादा होने पर कुछ पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, अम्लीय मिट्टी होने पर, पीएच कम होने पर कुछ पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। तो पीएच एक बैलेंस निर्धारित करता है, पोषक तत्वों का रूप को बदल देता है। ईसी हमारी सैलिनिटी लेवल को बताती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सो साल्ट अगर ज्यादा होंगे तो ईसी बहुत ज्यादा होगी, और साल्ट ज्यादा होने से फिर मिट्टी सलाइन हो जाती है। सीईसी हमारा ये बताती है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, मिट्टी कितनी देर तक पोषक तत्वों को रोक सकती है। उसको मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों को रोकना जरूरी है, मिट्टी के कणों के ऊपर, नहीं तो क्या होगा, बारिश का पानी होगा, सिंचाई का पानी होगा, पानी के साथ बह करके नीचे चले जाएंगे भूल करके। तो मिट्टी के कणों के ऊपर उसे रुकना जरूरी है, और जब जरूरत हो तो वो मिट्टी में उसको छोड़ दे पानी में, ताकि जड़ उसको ले लें। तो सीईसी का होना भी बहुत जरूरी होता है। तो ये होते हैं रासायनिक गुण। तो भौतिक गुण तो ये निर्धारित करते हैं कि जड़ की ग्रोथ कैसी होगी और पोषक तत्व कैसे मिलेंगे उसको। और रासायनिक गुण ये से हमें ये पता चलता है कि कितने पोषक तत्व उपलब्ध हैं, उनका रूप क्या है, उनकी सॉल्युबिलिटी क्या है, उसके अंदर एसिडिटी कितनी है, सैलिनिटी कितनी है, उसके अंदर पोषक तत्व कितने रुक रहे हैं। तो ये टोटल अमाउंट ऑफ अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स को बताती है। तो अगर रासायनिक गुण अच्छे होंगे तो सभी पोषक तत्व होंगे, उनकी मात्रा भी अच्छी होगी, बैलेंस्ड होंगे, ना किसी की अधिकता होगी ना किसी की कमी होगी। अगर किसी न्यूट्रिएंट की अधिकता हो जाती है तो वो विष का काम करता है, कमी हो जाती है तो पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाता, कमी आती है। तो रासायनिक गुण भी तभी अच्छे होंगे जब उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत अच्छा होगा। पीएच 6.5 से 7.5 के बीच होनी चाहिए। ईसी जो है वो 1 डेसीसाइमन पर मीटर से कम रहनी चाहिए। सीईसी जो होती है अच्छी, जो मानते हैं हम, मॉडरेट जो ईसी है हमारी 10 सीईसी जो है 10 से 20 सेंटीमोल पर केजी सॉइल है। तो ये अलग अलग इसकी वैल्यूज होती हैं। तो ये रासायनिक गुण अच्छे बने रहेंगे तो हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, मृदा का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। तीसरा होता है जैविक गुण, जिसे हम बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैविक गुण, इसको हम बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। ये रिलेटेड होता है कि उसके अंदर सूक्ष्म जीवों की एक्टिविटी कितनी हो रही है। अब ये सूक्ष्म जीव जो है, ये बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंगस भी हैं, एक्टोमाइसीट्स हैं, बहुत तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं। अब ये सूक्ष्म जीव का क्या काम है मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए या मिट्टी की फर्टिलिटी के लिए। देखिए, जो ऑर्गेनिक मैटर है, ये ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है, तभी न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, निकलते हैं उसमें से, और ह्यूमस बनता है। और इसको डिकम्पोजिशन करने का काम कौन करता है? माइक्रोब्स करते हैं, खासतौर से बैक्टीरिया करते हैं। अगर सूक्ष्म जीवों की संख्या ज्यादा होगी तो जो भी हम खाद डाल रहे हैं, जैविक खाद डाल रहे हैं, वो मिनरलाइज होगी, डिकम्पोज होगी, उससे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। ये काम बहुत अच्छा करते हैं। दूसरा, मिट्टी की भौतिक संरचना में भी सुधार करते हैं, मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। नाइट्रोजन जो न्यूट्रिएंट की जो साइकिल होती है, खासतौर से जो नाइट्रोजन साइकिल है, सल्फर साइकिल है, उसमें इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। बिना सूक्ष्म जीवों के न्यूट्रिएंट की साइकिल नहीं बन सकती है। तो न्यूट्रिएंट को सॉल्युबल कराने में, न्यूट्रिएंट को डिकम्पोज कराने में सूक्ष्म जीवों का बहुत काम होता है। फिर ये मिट्टी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स निकालते हैं जो फास्फोरस को सोलबलाइज करते हैं, पोटेशियम को उपलब्ध कराते हैं, दूसरे पोषक तत्वों को भी उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ साथ ये सूक्ष्म जीव जो होते हैं मिट्टी के अंदर ऐसे पदार्थों को निकालते हैं जिनसे पौधों की जड़ों की ग्रोथ अच्छी होती है, हार्मोन्स का निकालने का काम करते हैं। बहुत लाभकारी पदार्थ ये मिट्टी के अंदर निकालते हैं। तो सूक्ष्म जीव जितने ज्यादा होंगे, मिट्टी की फर्टिलिटी उतनी अच्छी होगी। इसके साथ साथ अगर हम कोई केमिकल डालते हैं मिट्टी के अंदर, जैसे हर्बिसाइड डाल रहे हैं या कोई इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं, तो अगर वो मिट्टी के अंदर पड़ा रहेगा तो नुकसान करेगा, तो उसको भी डिकम्पोज करने का ये काम करते हैं। तो जो केमिकल्स होते हैं उसको डिग्रेडेशन का ये काम करते हैं। तो सूक्ष्म जीवों के बिना न्यूट्रिएंट उपलब्ध नहीं हो पाते। तो जो भी हमारा ऑर्गेनिक मैटर है या दूसरा जो न्यूट्रिएंट की साइकिल है, वो सूक्ष्म जीवों की सहायता से ही होता है। अगर मिट्टी के अंदर से माइक्रोब्स को, सूक्ष्म जीवों को शून्य कर दें, उनकी संख्या 0 कर दें,
तो न्यूट्रिएंट्स की जो न्यूट्रिएंट ट्रांसफॉर्मेशन है, न्यूट्रिएंट साइकिल है, डिकम्पोजिशन, वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो ये जो इसका जो पूरा काम है सूक्ष्म जीवों का, न्यूट्रिएंट का साइकिल करने में है, डिकम्पोजिशन करने में है। तो इनकी संख्या भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। या और इनके लिए जो फूड सोर्स होता है क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर होता है। इसलिए खेत के अंदर जितना जैविक पदार्थ होगा उसके अंदर सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ेगी। तो बिना जैविक पदार्थों को बढ़ाए मिट्टी के अंदर माइक्रोब, सूक्ष्म जीवों की संख्या को हम नहीं बढ़ा सकते। अगर हम बाहर से भी डाल देंगे तो थोड़े टाइम में इनको चूंकि ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा नहीं, तो ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनका और जो इनका फूड है वो ऑर्गेनिक मैटर है, जैविक पदार्थ है, सड़ती हुई पत्तियां हैं, जड़ें हैं। ये जो ऑर्गेनिक मैटर होता है यही इनका भोजन होता है, इसके बिना ये नहीं रह पाते हैं। तो इसलिए ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाना बहुत जरूरी है। अब देखिए, ऑर्गेनिक मैटर को हम बढ़ाएंगे तो न्यूट्रिएंट्स बढ़ेंगे, माइक्रो एक्टिविटी बढ़ेगी, भूमि की संरचना में सुधार भी होगा। तो इसका मतलब यह है कि ऑर्गेनिक मैटर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो लगभग सभी गुणों को प्रभावित करता है। तो ये हमने गुण देखे कि कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो हमारी फसलों की अधिक उत्पादन के लिए जरूरी है, मिट्टी की फर्टिलिटी के लिए जरूरी है, मृदा के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। तो इन गुणों को हम विशेष ध्यान रखें, इसको पहले हम समझें, तब हमें समझ में आएगा कि हमें किस प्रकार से अपनी मिट्टी की सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करना है। तो आशा है इस लेक्चर में आप समझे होंगे कि मिट्टी के कौन कौन से 3 इंपॉर्टेंट गुण हैं। तो इसी तरह के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।